नहीं नहीं, वो छोड़ दो, वो तो बाद में करते हैं, लेकिन केनन एक्चुअली में है क्या बताओ। यस, एल्गोरिथम है जिससे सर हम कुछ डेटा प्रोवाइड मतलब उसको देकर और प्रेडिक्ट करते हैं। और कुछ थोड़ा सा सोच के बताओ, सिंपल क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन, एक लाइन में आंसर कर सकते हैं, इवन एक वर्ड में आंसर कर सकते हैं। बिल्कुल, कौन सा एल्गोरिथम है ये? ये मशीन लर्निंग एल्गोरिथम है। क्या है ये? मशीन लर्निंग एल्गोरिथम। कई बार बोलना था आपको, ठीक है। सो हम लोग डिसीजन ट्री की बात करते हैं थोड़ा। टॉपिक होगा डिसीजन ट्री। केनन एक मशीन लर्निंग एल्गोरिथम है, जिस तरह से जो प्रेडिक्शन परफॉर्म करता है, वैसे ही आपका डिसीजन ट्री भी क्या है, एक मशीन लर्निंग एल्गोरिथम है जो क्या परफॉर्म करता है, प्रेडिक्शन परफॉर्म करता है, जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, प्रेडिक्शन कर सकते हैं। क्लियर है? सो इट इज अ मशीन लर्निंग एल्गोरिथम। तो सबसे पहले तो टॉपिक हो गए डिसीजन ट्री। डिसीजन ट्री, डिसीजन ट्री। अब डिसीजन ट्री जब मशीन लर्निंग एल्गोरिथम है, ये भी सुपरवाइज केरन की तरफ उससे कुछ काम टास्क परफॉर्म करता होगा, प्रेडिक्शन करता होगा। लेकिन क्या सबके जितने भी एल्गोरिथम्स मशीन लर्निंग के हैं, क्या सब सेम ही तरीके से परफॉर्म करेगा टास्क? हर एक पर्सन का काम करने का तरीका अलग होता है, हर एक पर्सन के बोलने का तरीका अलग होता है, हर पर्सन के अपने कंसिडरेशन को, आइडियाज को एक्सप्लेन करने का तरीका अलग होता है। हर पर्सन के को प्रोग्रामिंग यदि वो करता होगा तो प्रोग्रामिंग करने का लॉजिक अलग हो सकता है। वैसे ही यहाँ भी क्या है कि जो मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स होते हैं हमारे पास, डिफरेंट डिफरेंट एल्गोरिथम्स होते हैं, सबके काम करने का तरीका अलग है। तो यहाँ पे केनन जो मैंने बताया आइडिया, वो कैसे काम करता है, वो नियरेस्ट नेबर पे काम करता है। नियरेस्ट नेबर की बेस पे हम डिसाइड करते हैं उसका प्रॉपर्टी क्या हो, है ना। तो उसके लिए नियरेस्ट नेबर फाइंड करें, डिस्टेंस यूज करते हैं, तो बहुत सारा मैंने बताया। यहाँ पे थोड़ा अलग है, यहाँ पे एक डिसीजन ट्री ड्रॉ करते हैं। क्या करते हैं? डिसीजन ट्री। डिसीजन ट्री क्या है? एक तरह का ट्री है, वो ट्री स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, उसके बेस पे हम डिसीजन लेते हैं, ये परफॉर्म करते हैं। ठीक है, चलिए तो पहले थोड़ा सा इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट डाउन कर लेंगे। सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे, सबसे फर्स्ट पॉइंट कि ये भी क्या है, सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिथम है। मैंने क्या बोला टॉपिक तो अबाउट अबाउट डिसीजन ट्री। तो ये क्या है? सुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम। सुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम है, इट इज अ सुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम। नेक्स्ट मैंने आपको बताया था उसमें केनन में कि उसके हेल्प से हम क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन रिलेशन दोनों को प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ भी यूज्ड फॉर और यूज्ड टू सॉल्व both classification and regression problem and regression problem. कोई इशू? क्लासिफिकेशन है, रिग्रेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है? अभी भी किसी को कंफ्यूजन है तो बताओगे कुछ? किसी को भी कंफ्यूजन है? देखो
नहीं जानते हो दो ही चीजें, जानते हो या नहीं जानते हो। ये जो डाउट होता है ना वो नहीं होना चाहिए बीच का, कि थोड़ा जानते हो डाउट है ये कर लेंगे, हाँ या ना। जानते हो तो ठीक है बताओ, नहीं जानते हो तो बताओ कि सर हम नहीं जानते, रिपीट कर दीजिए। मैं सीधा बोलता हूँ डायरेक्ट, नहीं जानते हो, मैंने एक्सप्लेन भी कई बार किया, मैं फिर से बता देता हूँ। जैसे प्रिडिक्शन करते हैं है ना, तो क्लासेस में प्रिडिक्शन करते हैं कि जो प्रिडिक्शन हो या जो डेटा हमें दिया गया उसके बेस पे हमें बताना है कि वो क्लास ए से बिलोंग करता है, क्लास बी से बिलोंग करता है या क्लास सी से बिलोंग करता है। सो बेसिकली बेस्ड ऑन डेटा वी आर गोइंग टू प्रेडिक्ट क्लास, कि वो डेटा किस क्लास से बिलोंग करता है। मल्टीपल क्लास हमारे पास है, दो भी हो सकता है उससे भी ज्यादा हो सकता है। सो यहाँ पे हम बता रहे हैं ना कि ये डेटा इस क्लास से बिलोंग करता है, ये डेटा इस क्लास से बिलोंग करता है। सो दैट इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। जैसे मान लो हमें बताना है कि किसी भी पर्सन का बहुत सारा टेस्ट लिया गया और बताना है उसके बेस पे ये पर्सन डायबिटिक है या नॉन डायबिटिक, मतलब उसके डेटा के रिजल्ट के हिसाब से, उसके टेस्ट के हिसाब से बताना है हमें कि वो डायबिटिक है या नॉन डायबिटिक पर्सन है, मतलब उसे डायबिटीज है या नहीं है। तो दैट इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। मेल फीमेल, ट्रू फॉल्स, यस नो, ये सब जो प्रेडिक्शन होता है इसको कहते हैं क्लासिफिकेशन। जहाँ पे वैल्यू नहीं प्रिंट करते हैं, हम बताते हैं या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, या तो क्लास ए होगा या क्लास बी होगा। मल्टीपल क्लास है तो या तो क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी। जैसे मान लो कोई हमने डिजिट लिखा 9, ये हमारा इमेज है ना, आपने देखा होगा टेक्स्ट टेक्स्ट रिकॉग्निशन का नाम सुना होगा। एक टेक्निक आता है जो आप रखते हो तो टेक्स्ट को रिकॉग्नाइज कर लेता है। वो कैसे काम करता है, वो भी उसमें मशीन लर्निंग यूज होता है। वो एक्चुअली गूगल ने ऐसे करता है, वहां भी मशीन लर्निंग है। जो आप टेक्स्ट लिखते हो, कोई 6 ऐसे लिखता है, कोई 7 ऐसे लिखता है, कोई 7 ऐसे लिखता है, सही तो लिखता है ना, कैसे रिकॉग्नाइज कर लेता है वो सब। तो आखिर एक तरह का इमेज है, वो पिक्चर लेता है, पिक्चर को एनालाइज करता है और देन बताता है ये। तो अभी बताओ टेक्स्ट जब रिकॉग्नाइज करना हो हमें, टेक्स्ट नहीं तो एबीसीडी मान लो, या डिजिट रिकॉग्नाइज करना हो हमें, तो डिजिट कितने हो सकते हैं? कोई भी डिजिट या तो वो 0 हो सकता है, या तो 1 हो सकता है, या 2 हो सकता है, या 9 तक हो सकता है। तो कितने डिजिट हो गए यहाँ? 10। अब मान लो हम कुछ 8 लिखेंगे, तो ये क्या है? 8 से बिलोंग करेगा। यही तो क्लासिफिकेशन ही हुआ ना, कि पिक्चर को देख के, टेक्स्ट का देख जो आपने लिखा है, हैंडराइटिंग नोट लिखा है, उसको देख के वो बताएगा कि मैच कर किससे मैच करता है। कोई मान लो 5 लिखा है, कोई ऐसे लिखा है, कोई 9 ऐसे लिखा है। कभी कभी गलती भी तो कर सकता है मशीन की, नहीं कर सकता, कर सकता है कि नहीं कर सकता। वो इसको 9 पढ़ ले या इसको 4 पढ़ ले, यदि गलत ट्रेड किया होंगे तो ट्रेड सही नहीं हो पाएगा। सो आखिर बताएगा ना वो किससे होगा, या तो बताएगा ये 4 होगा, या तो बताएगा 9 होगा, या तो ये 4 होगा या तो 9 होगा। सो दैट इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। मतलब यहाँ पे हम क्लासिफिकेशन कितने में कर रहे हैं? 10, या तो 0 होगा या तो 1 या तो 2, इस तरह ये क्लासिफिकेशन हो गया। सो दैट इज क्लासिफिकेशन। इसके अलावा कुछ और एक्स्ट्रा नहीं होगा। बट वैल्यू प्रिडिक्ट, देखो ध्यान से, ये क्लास है, क्लास ये 0 डिजिट वाले क्लास से बिलोंग करता है या 1 डिजिट। कोई 0 ऐसे भी लिखता होगा, ऐसे भी हो सकता है, कोई 0 ऐसे लिखता हो, कोई 0 ऐसे लिखता है, तब तो 0 ही है ना। तो वो बताएगा ये 0 है। कोई 1 ऐसे लिखता है, कोई 1 ऐसे भी लिखता है। इस 1 को कभी 7 भी तो रीड कर सकता है, वो नहीं लिख सकता। सो बता रहा डिजिट को देख के कि वो किस क्लास से बिलोंग करता है। सो इट इज आल्सो ए क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम। और इसके लिए बताता हूं आपको, मैं बताऊंगा कि आपके स्किलर जो मैंने बताया था, स्किलर जो है वेबसाइट पे जो डेटा सेट्स आपके पास एज ए फ्रेशर यूज करने के लिए दिया गया आपको, जिसके आप सीख सकते हो मशीन लर्निंग, उसमें डिजिट टेक दिया हुआ है। किस नाम से दिया हुआ है? डिजिट नाम से भी डेटा सेट दिया हुआ है, जिसको यूज कर सकते हो क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम। तो समझ में आया? अब देखो रिग्रेशन का मतलब क्या होता है। रिग्रेशन जब हम कहते हैं ना, इट मींस दैट rather than predicting the class we are going to predict the value। हम क्या कर रहे हैं? क्लास के बदले हम क्या करें? यहाँ पे वैल्यू प्रिडिक्ट करें। हम क्लास नहीं बताएंगे, यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू बताएंगे। जैसे मान लो उसका टेस्ट लिया गया और किसी को बताने कि उसका डायबिटीज लेवल कितना है। सपोज डायबिटीज का भी लेवल होता है ना, कितना लेट है। मान लो सपोज फॉर एग्जांपल 7.1 है, मान 6.2 है ऐसा। सो यहाँ पे तो ये क्या हो गया, ये कहलाएगा आपका रिग्रेशन प्रॉब्लम, जहाँ पे हम क्लास के जगह पे क्या प्रेडिक्ट करते हैं? वैल्यू प्रेडिक्ट करते हैं। वो वैल्यू कैसा होगा? कंटिन्यूअस वैल्यू होगा। कंटिन्यूअस वैल्यू क्या होता है? जैसे मैं बोलूं 7.1 और 7.2 के बीच में बहुत सारा वैल्यू हो सकता है ना, 7.11 हो सकता है,
7.12 हो सकता है। इसके अंदर में देखो फ्रीज के अंदर भी बहुत सारे वैल्यूज होंगे 7.111 इस तरह से, यानी हर एक इसके बीच में भी इनफिनिट वैल्यूज होंगे या नहीं होंगे? इसको कहते हैं कंटीन्यूअस वैल्यू। बट या तो ट्रू हो या फॉल्स हो, उसमें कोई अच्छी है क्या रिलेशन है क्या कि थोड़ा ट्रू थोड़ा फॉल्स? ये आपका क्लास हो, डिस्क्रीट वैल्यू कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? डिस्क्रीट वैल्यू। So that is the difference between discrete and the, so whenever we talk about discrete value, that is called classification. So true, false, yes, no, 0, 1, that is called discrete value. But when we say regression, that means we are going to predict the value or the continuous value. हम क्या करने जा रहे हैं? कोई वैल्यू प्रिडिक्ट करने वाला है या फिर कंटीन्यूअस वैल्यू प्रिडिक्ट करने वाला है। ये डिफरेंस है। तो इस तरह के, अब चलो ये जो हमारा डिसीजन ट्री वो दोनों में काम करता है, वो दोनों तरह के प्रॉब्लम के लिए काम करता है। ठीक है, हम उसकी हेल्प से क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम को भी सॉल्व करेंगे जहां पे हमें क्लास प्रिंट करना हो, और हम उसकी हेल्प से रिग्रेशन प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकते हैं जहां पे हमें वैल्यू प्रिंट करना है। कोई इशू है यहाँ पे? नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग ध्यान देते हैं, दैट इज कॉल्ड, थर्ड पॉइंट लिखोगे, builds are decision nodes at each step. Builds are decision node at each step. हर स्टेप पे वो क्या करता है? डिसीजन नोड क्रिएट करता है, ताकि जब कोई इनपुट मिले उसके बेस पे वो क्या कर सके? कुछ डिसीजन ले सके, कुछ डिसीजन ले सके। ठीक है, सो बिल्ड्स अ डिसीजन नोड्स एट ईच स्टेप। कोई दिक्कत? क्या चीज? नोड्स एट ईच स्टेप, कोई दिक्कत? अब देखो ये जो मॉडल है बेसिकली ट्री बेस्ड मॉडल है। क्या है? ट्री बेस्ड मॉडल है। मतलब यहाँ पे हम ट्री ड्रॉ करते हैं। मैं बताऊंगा हर मॉडल का अपना अपना स्ट्रक्चर होता है ना? वो नेबर बेस्ड था इससे पहले वाला किया ना, ये क्या है? ट्री बेस्ड है। ठीक है, तो लिखोगे इट इज अ ट्री बेस्ड मॉडल। ये मतलब हम ट्री नहीं ड्रॉ करेंगे, जो एल्गोरिदम है ना, जो इनपुट देंगे ना, उस इनपुट के बेस पे वो खुद ही ट्री ड्रॉ करता है। हम नहीं ड्रॉ करते, क्या वो दिखाएगा नहीं ट्री हमें कि ये देखो ये ट्री है, आपको ये देखो बेस पे नहीं, वो उसके बेस पे खुद ही क्या करेगा? वो जो एल्गोरिदम है या जो मॉडल है वो एक ट्री बेस्ड स्ट्रक्चर बनाएगा खुद को प्रिडिक्ट करने के लिए। मतलब जो वैल्यू होगी नेक्स्ट टाइम है ना, उसके बेस पे प्रिडिक्ट करेगा वो उसी बेस पे। तो वो ट्री बेस्ड मॉडल है। फिर हम समझाएंगे कैसे बनता है, वो मैं बताऊंगा। कोई दिक्कत इसमें? सो दिस इज ऑल अबाउट डिसीजन। अब तो क्लासिफिकेशन, सुपरवाइज लर्निंग का मतलब तुम जानते हो, सुपरवाइज है यानी ये लेवल डेटा पे काम करेगा, है ना? इस पे काम करता है। लेवल डेटा ऑलरेडी समझते हो क्या होता है, जहां इनपुट के साथ साथ आपको आउटपुट भी दिया होता है, दैट इज कॉल्ड लेवल डेटा। यानी इनपुट के साथ साथ जो लेबल भी दिया होता है कि उस इनपुट के करस्पॉन्डिंग आउटपुट क्या होगा, दैट इज कॉल्ड लेवल डेटा। फ्लो चार्ट नहीं कहेंगे उसको, ट्री बेस्ड स्ट्रक्चर हम नहीं बनाएंगे। ये चीज देखो, ये जो स्ट्रक्चर है ना, हम नहीं बनाएंगे, हमें बनाने की जरूरत नहीं है। बट एक्चुअली देखो मैंने क्या किया, हमारे लिए ऑलरेडी प्रोग्राम बने हुए हैं, हमें बस यूज करके उसको कंप्लीट करना है। हमें इनपुट देना है, आउटपुट लेना है। तो एल्गोरिथम कैसे काम करता है समझना तो पड़ेगा ना, तभी तो आपको पता चलेगा कि किस केस में हम कौन सा एल्गोरिथम यूज करें, कौन सा बेस्ट एल्गोरिथम होगा, है ना? कैसे वो काम करता है, तो उसके एक्यूरेसी को कैसे बढ़ा दे। कोई आपको मशीन लर्निंग फील्ड में मान लो जाओगे, कोई आपको टास्क देगा कि हमारे सिस्टम की एक्यूरेसी को बढ़ा के दिखाओ, है ना? तो आप कैसे काम करोगे? मॉडल को ट्रेन करोगे ना, तो ट्रेन करने के लिए पता होना चाहिए कि इसमें कौन कौन सा चीज है जिसपे हम एक्यूरेसी को बढ़ा सकते हैं, जो डिपेंड कर जिसपे वो डिपेंड करता है, किस किस पॉइंट पे डिपेंड करता है, उसमें कौन कौन सा टॉपिक है, कौन कौन सा ऐसा उसका पार्ट है जिसपे वो डिपेंड करता है उसका एक्यूरेसी। यदि इसको हम चेंज करेंगे तो बढ़ेगा। अब ऐसा तो नहीं कि किसी एक को बढ़ाने से बढ़ जाएगा, किसको कितना वैल्यू रखे, बहुत सारे पैरामीटर हो सकते हैं। सो ये सब चीजें पता करना होगा। इसके लिए हम पहले एल्गोरिथम को जानेंगे, कैसे काम करता है इंटरनेट, है ना? बाकी तो हमारे पास प्रोग्राम ऑलरेडी है।
समझ में आई अबाउट। अब समझिए यहाँ पे, जैसे कि देखिए एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, मैंने बोला ट्री बेस्ड स्ट्रक्चर। ट्री में कैसा होता है, ट्री का उल्टा देखो, जैसे ट्री को देखना है तो रूट क्या होता है, उसके नीचे होता है और ऐसे ब्रांचेस होते हैं, रूट से चलोगे स्टार्ट करोगे ऐसे ब्रांचेस, वैसे ही कुछ स्ट्रक्चर इसका भी होता है। तो देखिए जैसे मान लो मैं ये ड्रॉ कर रहा हूँ, सपोज छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ, ट्री का एग्जांपल, इसी ट्री का एग्जांपल, इसी ट्री का एग्जांपल मैं लेता हूँ। जैसे मान लो छोटा सा एक टास्क परफॉर्म किया, सर्वे किया गया था सब कुछ। जैसे बहुत सारे लोग आते होंगे, जिम में आते हैं, है ना। एक छोटा सा आदमी ने किसी पर्सन ने सर्वे किया, तो पता करना है कितने लोग फिट है कितने लोग अनफिट है। तो सपोज उसने एक ट्री बनाया, उसने एक फ्लोचार्ट कह सकते हो, एक तरह से एक ट्री कह सकते हो बनाया उसने इस तरह से। एज लेस देन 30 है यार। सबसे पहले तो वो सबका सर्वे जब करता है सबसे पहले सबका एज पूछता है कि आप बताइए आपका एज क्या है, ठीक है। तो एक्चुअली में वो चीज है, या तो एज उसका क्या होगा, पैरामीटर क्या सेट किया कि एज उसका 30 से छोटा या बड़ा होगा, दो कैटेगरी में बांटा है कि या तो एज 30 से कम लेंगे या ज्यादा पूछेंगे। तो यस और नो, तो यदि फिर यस है तो यस होगा, या फिर क्या होगा, ये होगा। नेक्स्ट, यदि एज आपका 30 से कम है, तो आजकल बच्चे तो जिम जाते भी है, नहीं भी आते, सिंसियर नहीं होते हैं, या जाना जरूरी भी नहीं होता, वो बहुत मेहनत करते हैं आजकल के बच्चे, पढ़ाई के लिए भी करते हैं। तो मान लो फिर पूछा जाता है कि आखिर वो हेल्दी है या नहीं, क्या चेक किया जाए। आजकल बच्चे फालतू चीज बहुत खाते हैं, मार्केटिंग मतलब मार्केट में आके बहुत चाट समोसा ये सब। तो उसने बोला कि चलो आप पिज्जा खाते हो क्या, सिंपल सा ईट पिज्जा, ठीक है। मतलब क्या पिज्जा खाते हैं आप, यदि आपका एज 30 से कम है, पूछा आपसे तो क्वेश्चन क्या किया कि आप पिज्जा भी खाते हैं, फैट बहुत ज्यादा होता है ना। तो कहता है कि आंसर क्या होगा, या तो यस होगा या तो नो होगा। अब यस होगा तो क्या होगा, तब आप पक्का फिट नहीं है, तब आप क्या है, अनफिट। और यदि आप नहीं खाते तो पक्का आप फिट हो गए। थोड़ा सा एग्जाम्पल में बता रहा हूँ सेफ्टी कैसे काम करता है। चलो ये तो हुआ 30 से लेते हैं, जिसमें तो एक ही लोग तो नहीं आते, बहुत सारे लोग आते हैं। तो एज 30 से ग्रेटर है तब, तो उनसे पूछा, उनसे पूरा पिज्जा उज्जा छोड़ो, वो 30 से ऊपर है, जॉब करने वाले होंगे, पिज्जा खाने का टाइम कहाँ से मिलेगा। तो एक्सरसाइज करते हैं कि उनसे ये पूछ लेते हैं, ठीक है। उसने पूछा कि क्या आप एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज क्या होगा, एक्सरसाइज करते हैं या नहीं करते, यहाँ भी क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ, ठीक है। एक्सरसाइज करते हैं या नहीं करते, तो या तो वो आंसर क्या होगा, यस या नो। अब यदि 30 से ऊपर मान लो जिसको 40 प्लस 50 प्लस 60 प्लस है या 55 प्लस है जो एक्सरसाइज कर चुका है, तो बोलेगा सर हम फिर हम कर लेते हैं पिज्जा, थोड़ा सॉरी एक्सरसाइज थोड़ा योगा कर लेते हैं या कुछ भी करते हैं। अब जो एज है 30 से लेकर 40 का एज है मान लो, जिसमें हम लोग मेहनत करते हैं, तो जॉब ये चक्कर में वो चक्कर में पड़े होते हैं, तो उनके पास समय कहाँ होता है। तो आंसर होगा या तो यस या तो यस और नो, दो चीज, या तो यस होगा या तो नो। अब उसने बोला कि एक्सरसाइज करते हैं, यस, ठीक है, तब आप पक्का फिट हो, तो इसका मतलब आप फिट होंगे और फिट रहेंगे। आप नहीं करते हैं मतलब आप अनफिट होंगे, आपको फिट करनी। ये कौन करता है, ये एक्चुअली में वो जो जिम वाला है ना, वो पर्सन करता है ताकि हमारे पास कस्टमर आए, है ना। तो सर्वे करता है, प्रिडिक्ट करता है बेसिकली। तो जिम वाला क्वेश्चन किया इस तरह से, मतलब आपको एक्सरसाइज करने की जरूरत है, आपको एक्सरसाइज करने की जरूरत है। सो दैट इज ए ट्री ना, ट्री रिस्पॉन्स। अब मान लो कोई नया पर्सन आएगा, उसको मिलेगा कोई भी, वो तो सर्वे कर रहा है, उसने मॉडल बना रखा है, पूछेगा सर आप अपना नाम बताइए, नाम चलो ठीक है, सर आपका एज कितना है, तो मेरा एज जैसे ये मेरा एज 18 है, सपोज करते हैं फॉर एग्जांपल। यस पूछेगा, क्या सेकंड क्वेश्चन आपसे, क्या पिज्जा भी खाते हैं, ये बोलेगा नो पिज्जा नहीं खाता, तो सर आप फिट है, फिर कोई दिक्कत नहीं, आपको थोड़ा सा
ज्यादा टेंशन की जरूरत नहीं, आप फिट है। बट मान लो आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बाहर पिज्जा करेंगे मतलब बाहर का सामान जो खाना, सिंपल एग्जांपल से। सेकंड पर्सन है, यदि ये यहाँ पे बोलता है कि नहीं हम पिज्जा खाते हैं, तो क्या बोलता है, सर आप अनफिट है, आप चलिए मेरे जिम में आप ज्वाइन कर लीजिए, आपको ऑफर मिलेगा 500 रुपये। सो बेसिकली यहाँ पे डिसीजन ले रहा है ना, तो कुछ इस तरह से क्या है, कुछ इस तरह से यहाँ पर डिसीजन लिया जाता है, और इस तरह से एक मॉडल प्रिपेयर करते हैं जहाँ पे हम प्रिडिक्शन भी तो कर रहे हैं ना एक्चुअली। अब हमें प्रिडिक्ट क्या करना है, या तो अनफिट या फिट, ध्यान से बेस्ट। अब मान लो डेटा हमारे पास होगा बहुत सारा, क्या क्या डेटा होगा, देखो ध्यान से क्या क्या होगा, यहाँ पे एज होगा हमारे पास, और क्या होगा, एक पिज्जा, ठीक है, और क्या होगा हमारे पास, एक्सरसाइज, ठीक है ना, और ये लेबल होगा यहाँ पे क्या हमारा, फिटर, लेबल क्या होगा, है ना, लेबल क्या होगा यहाँ पे, कहीं पे फिट होगा कहीं पे, उसके हिसाब से। अब हमने पास्ट एक्सपीरियंस की बेस पे एक मॉडल तैयार किया, जो हमारे पास बहुत सारे कस्टमर जो सर्वे हमने कर रखा था ऑलरेडी, उसकी बेस पे हमारे पास डेटा था, हमने उसको मॉडल तैयार किया। अब नए कस्टमर आ रहे हैं तो हमसे पूछ रहे हैं, क्वेश्चन किया आप एज इतना है, नहीं हमारा एज 40 से 35 है, तो आप एक्सरसाइज करते हैं, नहीं तो आप सर हमारा जिम ज्वाइन कर लीजिए, आपको ऑफर दिया। सो कहने का मतलब ये है कि एक हम यहाँ पे प्रेडिक्शन ही कर रहे हैं कि फिट होगा या अनफिट होगा, दैट इज छोटा सा एग्जांपल बता। तो हमारे पास हर एक होगा क्या, एज होगा, एज के हिसाब से खाता या नहीं खाता, एक्सरसाइज होगा, उसके बेस पे यहाँ पे बहुत सारे लेवल्स हैं। तो ये किस तरह का बताओ, ये कौन सा क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम हुआ या फिर रिग्रेशन प्रॉब्लम हुआ, हम इसमें क्लासिफिकेशन होगा, क्योंकि हम यहाँ पे ये हमारा आउटपुट हुआ, ये हमारा रिजल्ट हुआ, ये हमारा रिजल्ट हुआ जो हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं वैसे कि वो अनफिट होगा या फिट होगा। तो इस तरह से हम डिसीजन ट्री बिल्ड करते हैं और ये काम करता है। कोई इशू अभी दिखाएंगे, एग्जांपल देंगे, सॉल्व करके दिखाएंगे क्या होता है। अभी इसको लिखना डाउन करें, तो छोटा सा एग्जांपल है डिसीजन ट्री का कैसे काम करता है। और ये डेटा कहाँ से आएगा हमारे पास, पास्ट एक्सपीरियंस से, उस पर्सन ने जो सर्वे किया होगा, ठीक है। अब कोई बोलेगा नहीं हम तो पिज्जा भी नहीं खाते हैं, है ना, हमारा एज आप पिज्जा खाते, बाहर की चीजें खाते हैं, तो आप तो दिक्कत भी होती है, हाँ सर हमें दिक्कत है, थोड़ा सा तबियत ठीक नहीं रहता, तो आप अनफिट है, इसका मतलब सीधा बोलेगा आप अनफिट है, खाते हैं तो अनफिट है, सोचने वाली बात ही नहीं है। यहाँ पे आप देखो, अब ये तो सिंपल एग्जाम्पल मैंने बोला ना, तो हम एक ऐसा मॉडल बनाएंगे ना जिसके बेस पे कोई इनपुट देगा तो उसका ये सही से प्रेडिक्ट करे वो कुछ भी। जैसे मैंने अभी क्या बोला डिजिट के बारे में, है ना, डिजिट प्रेडिक्ट करता हूं। एक एग्जांपल मैं और बताऊंगा। तुम ही लोग मान लो मैट्रिक में पढ़ते हो, इंटर में पढ़ते हो, मॉडल से क्वेश्चन ढूंढ के लाते हो, पिछले साल क्या क्वेश्चन पूछा था, वो कैसे मॉडल से कैसे बनता है, किस चैप्टर से कितना सब्जेक्ट कितना नंबर का पूछा जाएगा। 10 साल 25 साल का 50 साल का डेटा होता है किसके पास, जो पब्लिशर होता है वो पब्लिशर, उसके बेस पे वो प्रिडिक्ट करता है कि इस साल ये इतना पूछा जा सकता है, इतने नंबर का पूछा जा सकता है। सो दैट इज वहां पे मशीन लर्निंग का काम। कहीं पे थोड़ा सा मशीन लर्निंग, कहीं पे ज्यादा मशीन लर्निंग होता है। टेक्स्ट रिकॉग्निशन हुआ मशीन लर्निंग का एग्जांपल है, इमेज रिकॉग्निशन हुआ मशीन लर्निंग का एग्जांपल है, जहां पे इमेज पता करना होता है। आप फेस मास्क कैसे पढ़े हो आप, वहां भी मशीन लर्निंग है। फेस मास्क डिटेक्शन, आप मास्क पहना या नहीं पहना, नोट डाउन करिए। एक एग्जांपल और देखो, देखिए एक एग्जांपल मैं और देता हूँ। चलो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग में लेता हूँ। मान लो किसी ने
कोई एक जॉब ढूंढ रहा है, सपोज कोई एक जॉब ढूंढ रहा है, सपोज कि पहले से कोई जॉब करता था, कुछ लोग आलसी लोग होते हैं ना, वैसे कुछ लोग आलसी लोग भी होते हैं। तो थोड़ा एग्जाम्पल समझो, अच्छा एग्जाम्पल है कि जैसे मान लो कोई एक पर्सन है, उसको पहले से जो है कुछ भी सैलरी मिल रहा होगा, उसने सोचा कि अब था जॉब चेंज करें, जॉब चेंज करें। तो उसने डिमांड क्या, उसने दिमाग में सोचा कि इस बार हमको $50 इसका मिलना चाहिए या $50,000 हमको मिलना चाहिए, ऐसा उसने सोचा। सबको $50,000 या ₹50,000 ही कह सकते हो उसको, उतना मिलना चाहिए, ठीक है। उसने सोचा कि ₹50,000 हमको सैलरी मिलना चाहिए, ठीक है। अब जब भी उसके पास ऑफर आएगा या अप्लाई करेगा या जो भी चीज है, सबसे पहले तो वही चेक कि सैलरी कितना दे रहा है, 50,000 दे रहा है, यस। यदि यस है तो फिर आगे सोचेगा बात, नहीं तो क्या कर देगा, सीधा बोलेगा सॉरी आई विल नॉट ज्वाइन, है ना। सो एक्सेप्ट ऑफर लेटर, मान लो उसका बहुत सारे ऑफर्स आए कंपनी से, उसने देखा कि ऑफर 50,000 से कम वाला ऑफर है सैलरी, वो क्या करेगा, रिजेक्ट कर देगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो 50+ है तो फिर आगे कुछ और ही चेक करेगा वो। फिर बताता हूँ, तो सपोज करो सैलरी किसी का, सैलरी मैं बता देता हूँ, जैसे यहाँ पे यूज करेंगे सैलरी एटलीस्ट 50,000, सैलरी ग्रेटर देन इक्वल टू कितना होना चाहिए, है क्या, ग्रेटर देन इक्वल टू ना है या नहीं। चलिए इसके बाद क्या होगा, यस या तो नो, क्या होगा, या तो यस होगा या तो नो होगा। तो सपोज करो यहाँ पे यदि नो है और यस है, तो यस होगा तो ठीक है, आगे सोचेगा वो, फिर कुछ और पैरामीटर चेक करेगा, क्या नजदीक है या नहीं है। अब 50,000 दे रहा है, बुला रहा है कहीं और, वो भी तो दिक्कत है ना। या मान लो 50,000 दे रहा है, अच्छी बात है, लेकिन हमें कॉफी बच्चे को बहुत अच्छा लगता है और कॉफी पिला ही रहा नहीं, वहाँ पे कॉफी के बदले आप खुद से परचेस कीजिए, खूब अच्छा कॉफी उसको लगता है, फ्री में पीने में बहुत अच्छा लगता है, वो भी तो देखेगा ना। तो उसी तरह से देखो कि बहुत सारा डिस्टेंस भी देखता है, बहुत सारा कंपनी भी देखता है, बहुत सारा कुछ पार्ट। उसने पहला तो ये चेक किया, ये जब 50,000 से कम है तो फिर सोचना ही, फिर तो वो सीधा कह देगा डिक्लाइन ऑफर, क्या करेगा वो, डिक्लाइन ऑफर को डिक्लाइन कर देगा, तो उसके आगे में सोचना ही नहीं। लेकिन मान लो जो ऑफर मिला है उसको, वो क्या है 50,000 या उससे बढ़ जाता है, तो फिर क्या होगा, फिर वो सोचेगा, क्या सोचेगा देखो, हाँ डिस्टेंस चेक करेगा। क्या जो ऑफिस है या जो जो जहाँ पे जाना है, क्या 1 घंटे से ज्यादा समय लगता है जाने में ऑफिस, अब समय भी तो ले ले तो फिर तो बेकार है ना। मान लो आपको कहीं 45 दे रहा था, आप कहीं 50 दे रहा है, फिर आपका 2 घंटा जाने आने में लग जा रहा है, वो भी तो सही नहीं है। तो मान लो उसने देखा कि क्या है, हाँ ट्रैवलिंग टाइम है, ट्रैवलिंग टाइम ग्रेटर देन 1 आवर, क्या ट्रैवलिंग टाइम जो है ऑफिस जाने में जो लगता है वो 1 आवर से ज्यादा लगता है क्या, तो फिर वो क्या करेगा, यहाँ पे डिसीजन लेगा वो उसके बेस पे। पहले तो ऑफर देगा, सोचा तो थोड़ा सोचते हैं, फिर देखा क्या वो जो ऑफिस का जो लोकेशन है, क्या हमारे घर से हमारे रूम से 1 घंटे ज्यादा डिस्टेंस लगता है, क्या ज्यादा लगेगा, तो फिर वो क्या करेगा, रिजेक्ट कर देगा। तो यस हम, यदि ऐसा यस है मान लो, तो क्या कर देगा, अगेन क्या कर देगा वो, डिक्लाइन कर देगा, डिक्लाइन ऑफर। बट नो हुआ तो फिर सोचेगा, सोचेगा क्या अब उसका क्या अच्छा लगता है, ऑफर्स फ्री कॉफी, ये क्या करेगा, ऑफर फ्री कॉफी, फ्री कॉफी, यस और नो। तो यदि ऑफर फ्री कॉफी, यदि यस उस पे भी दे देखिए दो चीजें, या तो यस या तो नो, यस होगा या फिर नो होगा, तो भी वो क्या कर देगा, चलो ठीक है 50,000 दे तो रहा था, 1 घंटा से कम डिस्टेंस भी था, हाँ तो भी ठीक है, लेकिन कॉफी फ्री में नहीं पिलाता, उसको कॉफी बहुत अच्छा लगता है, 10 दिन में वो 25-30 कॉफी मान लो पी जाता होगा, सब हो जाए तो क्या कर देगा, अंतिम की बात छोड़ो, यहाँ पर ये है, यहाँ पे हमारा लेवल क्या है कि ऑफर को एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा, ये हमारा ऑफर टारगेट है। तो यहाँ पे क्या होगा, वो 3 पैरामीटर देखा ना, क्या होगा, डिक्लाइन ऑफ, डिक्लाइन ऑफ, डिक्लाइन ऑफ,
अब इस केस में क्या होगा, उसका सारा पैरामीटर फुलफिल हो जाएगा तो वो क्या करेगा पर्सन, ज्वाइन कराएगा। क्या होगा यहाँ पे, क्लियर है? सो कुछ इस तरह से देखिए, ये भी डिसीजन ट्री का एग्जांपल है ना। तो डिसीजन ट्री इसी तरह से डिसाइड करता है। अब कोई डेटा, कोई पर्सन आएगा मान लो, या कुछ पर बहुत सारे ऑफर्स आए, वो पहले तो ये चेक करेगा ना, फाइनली उसको क्या करना है, या तो एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। लेकिन वो डेटा यदि शुरू में ही कम ऑफर आया, कितना, जैसे कि इंटरव्यू में गया, बैठा, डिस्कशन चल रहा था मैनेजमेंट राउंड में, और बोला सर आई एम नॉट एबल टू पे यू मोर देन 45,000। सीधा कहेगा थैंक यू सर, थैंक यू सर, आई डोंट वांट टू ज्वाइन दिस, सीधा चला आएगा, क्यों आगे फर्दर डिस्कशन करेगा। लेकिन उसको बोला गया सर आई विल पे 55,000, ओके सर, सो नाउ टेल मी सर व्हाट इज द टाइम, व्हाट इज द लोकेशन, लोकेशन क्या है बताइए। फिर वो डिस्टेंस गूगल मैप से ढूंढेगा और देखेगा कितना डिस्टेंस, कितना टाइम लगता है, तो देखिएगा टाइम ज्यादा लग रहा है, सॉरी सर एक्चुअली इट इज far from my home, so I am not able to travel so much time because I have allergy or like this kind of thing. Sorry sir, I can't accept your offer. But अब देखो एक चीज यहाँ पे, मान लो वो टैलेंटेड आदमी है, वो आदमी क्या है, टैलेंटेड आदमी है मान के चलो, क्यों, तभी तो डिक्लाइन करने का कैप्चर। तो आप जो नए बच्चे को मिलेगा तो जो भी ठीक है सर दे दीजिए ना, बाद में देखा जाएगा। सो बेसिकली यहाँ पे ये देखो आजकल वही होता है। सो यहाँ पे देखो, यदि ऑफर 50,000 5,000 दे रहा है उसको, फिर 52,000 ही मान लो दे रहा है, कोई कंपनी से ऑफर आया तो 52,000 दे रहा है उसको, पूछेगा सर ट्रैवलिंग, देखिएगा वो घर के पास है, 3,000 कम ही दे रहा है उससे पहले, लेकिन घर के पास है, 1 आवर से यानी 45 मिनट लगता है, सबको 30 मिनट लगता है। फिर वो देखेगा क्या सर, क्या आप फ्री कॉफी प्रोवाइड करते हैं, यू प्रोवाइड फ्री कॉफी देयर और द lunch or dinner, anything like that? Yes, I provide to my employees. Okay sir, then I will sure I was looking for that kind of companies, है ना। So खुश हो गया, एक्सेप्ट कर लेना, नहीं बोलेगा तो सर आई एम सॉरी सर because I don't want to pay the money for the coffees because I am fond of coffee, है ना, मुझे कॉफी की बहुत पसंद है, उसका बहुत, that is the prediction here by using decision tree. So decision tree काम कैसे करता है, as you can see here, इसी तरह decision tree काम करता है। तो हम ऐसे ही मॉडल को बेस्ड ऑन सम डेटा, यहाँ पे डेटा क्या हो सकता है, देखो क्या हो सकता है, देखो यहाँ डेटा क्या हो सकता है, यहाँ कंपनी के नाम, है ना, सैलरी कितना दे रहा है उसको, है ना, ट्रैवलिंग डिस्टेंस कितना है सबका, है ना, उसके घर से कॉफी देता है या नहीं, उसके बेस पे वो डिसीजन लेगा ना। बहुत सारा पैरामीटर हो सकता है, 5 कंपनी का है तो डिसाइड करेगा ना वो, लास्ट में उसके क्या करना है, या तो एक्सेप्ट या तो रिजेक्ट। तो यहाँ पे इस तरह का डेटा होगा उसके पास। तो एक छोटा सा एग्जांपल मैंने बोला है, अभी मैं एग्जांपल भी दिखाऊंगा जो रियल वर्ल्ड एग्जांपल में लेके बताऊंगा कैसे काम करता है, कोई दिक्कत यहाँ पे। सो बेसिकली ट्री इस तरह से काम करता है। अब समझिए इस ट्री में जो है इसको हम क्या बोलेंगे, सबसे पहला केस देखो, इस टेबल में ये जो डेटा सेट आपने बनाया उसमें क्या क्या दिया हुआ है, सैलरी भी दिया हुआ है, सबका क्या दिया हुआ है, ट्रैवलिंग डिस्टेंस भी दिया हुआ है, सबका क्या दिया हुआ है, ऑफर भी दिया हुआ है कितना, और बहुत सारा। सबसे पहले वो क्या चेक करेगा, तुम ही बताओ मुझे, कॉपी चेक करेगा वो। इस पूरे में से वो पहले क्या चेक करना चाहिए उसको, जो सबसे इंपॉर्टेंट होगा सबसे ऊपर वो चेक करेगा पहले। सो वो कहाँ आएगा सबसे पहले, जब आप ड्रॉ करोगे तो वो रूट नोट होगा, क्या होगा वो। तो ये तो अभी हम आसानी से बोल देंगे इस केस में कि चलो ठीक है, लेकिन जब हमारे पास बहुत सारे डेटा सेट्स होंगे, रियल वर्ल्ड डेटा सेट्स होंगे जहाँ पे, वहाँ पे हम कैसे बताएंगे कि कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं है। वहाँ पे ऐसे नहीं कह सकते, नहीं कह सकते, वहाँ पे हमारा एल्गोरिथम डिसाइड करता है कि कौन सा होना चाहिए, ठीक है। तो रूट नोड पे वो होगा जो सबसे इंपॉर्टेंट। उसके बाद सेकेंडरी आप क्या चेक करना चाहते हैं उसके बेस पे, तो ये सारे क्या होंगे, इंटरनल, इसको बोलेंगे इंटरनल लोड्स, क्या बोलेंगे, इंटरनल लोड्स। अब मान लो कुछ कंपनी ऐसे होंगे जो सैलरी, ध्यान से देखो, सैलरी 50,000 से कम प्रोवाइड करता होगा उसको, लेकिन
कॉपी प्रोवाइड नहीं करता होगा, सपोज करो कुछ भी नहीं करता होगा, या कॉपी प्रोवाइड ही करता हो फ्री में, तो क्या फर्क पड़ता है? जब आप सैलरी मेन चीज ही नहीं दे रहे हैं आप, तो फिर वो आप कॉपी स्ट्रेस बगल में भी हो, घर के पास भी हो, या फिर कॉपी आप कितना भी प्रोवाइड करें, क्या फर्क पड़ता है? वो आपको डिक्लाइन ही करने वाला है। समझ में आया कुछ? उसी तरह से, लेकिन हाँ, सोचना कब है, जब कंफ्यूजन कब होता है, जब आपका ऑप्शंस होता है। एक ही ऑप्शन होगा तो फिर क्या करना है, फिर तो सोचना है या तो। लेकिन जब ऑप्शंस होंगे तो चलो ठीक है, ये 50 रुपया सब दे रहा है, कोई हमें 55 दे रहा है, कोई हमें 53 दे रहा है, कोई हमें 56 भी दे रहा है, लेकिन उसमें से किसको लिया जाए? तो फिर सेकंड वो देखिएगा प्रायोरिटी डिस्टेंस कितना। चलो 52 ही दे, लेकिन डिस्टेंस हमारा क्या 30 मिनट लगता है, वो हम एक्सेप्ट करेंगे। यदि ज्यादा लगा, अब 50 कुछ भी दे रहा है लेकिन डिस्टेंस ही ज्यादा, 1 घंटे से ज्यादा है, तो भी हमें एक्सेप्ट नहीं करना है ना, तो हम क्या कर देंगे, डिक्लाइन ऑफर कर देंगे। ऑफर मान लो 50,000 से प्लस दिया, लेकिन डिस्टेंस 1 आवर से ज्यादा है, तो फिर उसको अच्छा ही लगता है ट्रैवलिंग करना, मजबूरी में करता है, तो वो क्यों करेगा, डिक्लाइन कर देगा ऑफर। उसका ऑप्शन है उसके पास, फिर वो देखिएगा कौन सा ऐसा कंपनी है जो 1 आवर से कम है, 50 प्लस में 51 भी दे दे, मान लो 52 भी, फिर वो चेक कॉफी देता है या नहीं। कॉफी दिया तो यस, नहीं दिया तो इस तरह से डिसीजन लेता है। तो किस जगह पे कौन सा नोड यूज करें, कौन सा, सब ये सारे जो है यहाँ पे देखो, ये भी एक हमारा क्या होगा, फीचर होगा, ये भी एक फीचर, सारे फीचर है, किस जगह पे कौन सा फीचर यूज करें, रूट नोड पे कौन सा यूज करें, ये डिसाइड करना होगा कि नहीं होगा। तो उसके लिए फिर मशीन में बताऊंगा, अलग अलग मेथड्स हैं, बट यहाँ पे समझ गया कैसे काम करता है। चलो इंटरनल नोड्स इसको कहते हैं, ये क्या होगा इस केस में बताओ, लिफ नोड कहते हैं इसको, क्या बोलेंगे, क्योंकि इसके बाद कुछ भी हो, इसके अंदर भी तो ट्रैवलिंग सब डिटेल सब होगा, लेकिन फर्क ही नहीं पड़ता, जब सैलरी वो कम देता है तो यही से वो क्या फर्क पड़ता है, कुछ भी हो सकता, सीधा वो नो कह देगा। सो ये आपका लिफ्ट नोड होगा इस केस में, ये भी, ये सब भी क्या होगा, लिफ्ट नोड होगा, ये भी क्या होगा आपका लिफ्ट नोड, कोई दिक्कत। और ये दोनों भी क्या होगा आपका, दोनों भी क्या होगा, और ये इंटरमीडिएट नोड, समझ में आया। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, डिसीजन ट्री ड्रॉ करते हैं, या इसको टर्मिनल नोड भी कहते हैं, लास्ट वाले को क्या कहते हैं, टर्मिनल नोड भी कहते हैं, ठीक है, टर्मिनल नोड भी कहते हैं। कोई दिक्कत, इतना समझ में आ गया आपको, तो यस, हाँ, ये क्लासिफिकेशन की बात, रिग्रेशन में ये इसी के जगह मान लो हम जो बात कर रहे हैं यहाँ पे, इस तरह से वैल्यू प्रिंट करेंगे तो रिग्रेशन हो जाएगा। यहीं पे हम वैल्यू के फॉर्म में दिखेंगे, हम ऐसे नहीं देखेंगे, हम फाइनली बताएंगे, जैसे कि सपोज करो डायबिटीज, अब डायबिटीज का एग्जांपल मैंने लिया, डायबिटीज के लिए बहुत सारा टेस्ट करवाना पड़ता है, ब्लड टेस्ट करवाना पड़ेगा उसको, कितना उसका बीपी है ना, कितना उसका जो है इंसुलिन है, कितना उसका जो है फैट है, सब कुछ टेस्ट करवाएगा ना, फिर उसके बाद बोलेंगे ना कि आपको डायबिटीज है तो कितना लेवल है, तो उस तरह से क्या होगा, तो पहले मान लो सबसे पहले क्या चेक करें, ब्लड टेस्ट, शुगर टेस्ट होगा, तो बहुत सारा टेस्ट होगा उसकी बेस पे, इंसुलिन कितना है, और उसके बाद लास्ट में बताएंगे आपको इतना है ना, मतलब उस केस में क्या होगा, सबसे पहले आपका ब्लड प्रेशर कितना है, इतना से ऊपर है, शुगर लेवल कितना से ऊपर है, आपका जो है वहाँ वैल्यू से मैच करेंगे, क्या आपका इंसुलिन इतना से ऊपर है, इतना से ऊपर है, तो इसका मतलब आपको इतना, इस लेवल का आपको क्या है डायबिटीज, तो वो हो गया आपका रिग्रेशन, जहाँ पे क्लास नहीं, वहाँ पे वैल्यू के बारे में बात, कोई दिक्कत, एग्जांपल लेंगे ऐसा क्लियर हो जाएगा, अभी कोई दिक्कत इसमें। अब इतना समझ में आ गया आपको, तो थोड़ा सा समझिए एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में, किसका, जब हम चलेंगे उसके मैथमेटिकल पार्ट में, कैसे वो इंटरनली काम करता है, ठीक है। तो डिसीजन ट्री मतलब समझ गया, ट्री स्ट्रक्चर वो बनाता है, एल्गोरिथम डिसीजन लेने के लिए, हो सकता है ऐसा फिगर नहीं हो, प्रोग्रामिंग के फॉर्म में हो, बट ऐसे स्ट्रक्चर होता है, फ्रीली ड्रॉ करेंगे तो ऐसा ही है, लेकिन किसको रूट नोड पे रखना ये तो डिसाइड जरूरी है ना, किसको हम रखें, पहले सैलरी प्रिंट करना हो, या ये तो हमने मैनुअली देख लिया ना इसके केस में, तो लेकिन मशीन को क्या पता है किसको रखना चाहिए, मशीन को तो नहीं पता है ना कि सबसे ऊपर क्या चेक करे होता है, तो उसके लिए मशीन को हमें बताना पड़ेगा,
उसके लिए बहुत सारे पैरामीटर हैं जो मैं बताऊंगा आपको। खैर एडवांटेज पे बात करते हैं। एडवांटेज ऑफ डीटी। डीटी मतलब डिसीजन। सबसे पहला एडवांटेज जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, इस ये एल्गोरिदम ऐसा है, दोनों प्रॉब्लम के लिए सॉल्व कर सकते हैं। कौन कौन से? can be used for both classification and regression क्लासिफिकेशन एंड regression। कोई दिक्कत? दूसरा देखो इजी टू इम्प्लीमेंट। इसको इम्प्लीमेंट करना थोड़ा आसान है ना, समझना आसान है। इजी टू इम्प्लीमेंट मतलब हमें, हमारे लिए, ध्यान सुनो, इंटरनली वो बहुत काम करता है बट हमारे लिए आसान है। हमारे लिए आसान है, हमें बस कोडिंग ही करना है ना, बट वो आसान है, समझना आसान है उसको कैसे काम करता है। नेक्स्ट नो नीड नॉर्मलाइजेशन और स्टेप। ध्यान सुनो, नो नीड नॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या है? जब हम क्लासिफिकेशन पे बात करेंगे ना, नॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या है देखो, और स्केलिंग का मतलब क्या है कि जैसे कभी कभी देखो, आप किसी का बीपी की बात करते हैं, बीपी, किसी का बीपी लेवल बात करते हैं, जैसे कोई डेटा हम लिए वहां पे, बीपी का एक कॉलम होगा मान लो। अब बीपी में किसी का हो सकता है बीपी आपका 72/120 जो होता है वो लिखो, उसका किसी का 80 हो, किसी का 140 भी हो, 150 भी हो, किसी का बात करते हैं तो किसी का कम ज्यादा हो रहा है, किसी का कम है, किसी का ज्यादा है, तो किसी में बहुत ज्यादा का डिफरेंस, किसी में कम ज्यादा कम का डिफरेंस है, तो उसको नॉर्मलाइज करने की जरूरत नहीं है, उसको एक आसपास लाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वो है तो है, जैसा भी डेटा है उससे आपको कोई मतलब नहीं है। स्केलिंग मतलब वही हुआ, नॉर्मलाइजेशन और स्केलिंग का मतलब वही हुआ। जैसे नॉर्मलाइजेशन मतलब डेटा को चेंज करने की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी, जिस फॉर्म में है उसी फॉर्म में रहेगा, चेंज करने की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी। स्केलिंग का मतलब वो किसी का रेंज ज्यादा है, किसी का रेंज कम है, तो उसको हमें एक प्रॉपर रेंज में लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो डेटा दिया हुआ, ठीक है, जिसका बीपी मान लो 140 तो है, क्या फर्क पड़ता है, तो उसी को कहते हैं नो नीड टू नॉर्मलाइजेशन। नेक्स्ट पॉइंट देखो यहाँ पे, नॉट सेंसिटिव। ध्यान से देखो, सेंसिटिव टू आउटलायर्स। आउटलायर्स सेंसिटिव किसके लिए नहीं होता? आउटलायर्स। आउटलायर्स क्या होता है बताओ मुझे, ये बताओ। मैंने आपको बताया था केनन में आउटलायर्स का इफेक्ट वहां पे पड़ता है, याद है कि कोई मान लो पॉइंट्स है, जैसे मान लो वहां पे, जैसे हमने पॉइंट ड्रॉ किया, अब बहुत सारे वैल्यूज हमारे साथ सारे यहाँ पे लाई करते हैं, कुछ वैल्यू यहाँ पे आ जाए, कुछ वैल्यू यहाँ आ जाए, कुछ वैल्यू यहाँ पे लाई करता है। इसका बिहेवियर एक जैसा है, उसके आसपास होना चाहिए ना सारे पॉइंट्स। कुछ बिहेवियर, कुछ पॉइंट्स अलग अलग आएंगे, मतलब डेटा पॉइंट्स यहाँ पे होंगे, किसी का एबनॉर्मल बिहेवियर होता है, उसी को आउटलायर्स कहते हैं, जो अपने ग्रुप से हटके बात करते हैं। जैसे आपकी क्लास में कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो अलग थलग रहते होंगे, न किसी से बात, न किसी से कुछ, है ना, तो उसको क्या बोलते हैं? आउटलायर्स। तो क्या उससे कोई क्लास को फर्क पड़ने वाला है क्या? तो यहाँ पे भी सेंसिटिव, कोई प्रेडिक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यही चीज मैं बात करूँ किसमें, जहाँ पे डिस्टेंस की बात करते थे, ये बताओ अब इस पॉइंट से डिस्टेंस का निकालेगा तो फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? केनन की बात कर रहा हूँ, केनन में मान लो ये हमारा पॉइंट और इसके बीच का डिस्टेंस हम निकाल रहे हैं, तो फर्क पड़ेगा ना। अब ये डिस्टेंस कितना एक्स्ट्रा दिख रहा है आपको, वो हमारे कहीं ना कहीं एक्यूरेसी को कम कर देगा, प्रेडिक्शन को खराब कर देगा कि नहीं करेगा? तो वहां तो फर्क पड़ेगा डिस्टेंस की बात करें, बट यहाँ पे डिस्टेंस की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, दूर हो नजदीक हो क्या फर्क पड़ता है, तो हमारे डिसीजन ट्री को वो इफेक्ट नहीं करता। ठीक है, हमें बस उसकी प्रॉपर्टी से मतलब। अब नेक्स्ट देखो, ये सारे एडवांटेजेस हैं, ये सारे क्या है? एडवांटेजेस। हो गया। नेक्स्ट देखोगे डिसएडवांटेज, फटाफट लिखोगे डिसएडवांटेज। पहला लिखोगे डिसएडवांटेज,
overfitting is overfitting is second. Small change in data, a small change in data alter the tree structure, causing instability, causing instability. और third number, training time is relatively high. Training time is relatively high. अब समझो यहाँ पे मतलब इसका मीनिंग क्या है. अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या है. कभी कभी क्या होता है ना, हम बहुत ज्यादा ट्रेनिंग करते रहते हैं, है ना. ध्यान सुनो क्या बोलते हैं. कभी कभी हमने बहुत ज्यादा ट्रेन कर दिया उसको, एल्गोरिथम को बहुत ज्यादा ट्रेन कर दिया, है ना. लेकिन इतना ज्यादा ट्रेन कर, कभी कभी क्या होता है, किसी ज्यादा ही तुम समझा दो तो भी गलती करना शुरू कर देता है, ज्यादा ही कंफ्यूज हो जाएगा. तो यहाँ भी वही है, यदि हम किसी मॉडल को ज्यादा ट्रेन कर देते हैं तो ट्रेनिंग किया, टेस्ट किया तो वहां तक ठीक है, लेकिन जब रियल वर्ल्ड डेटा को देते हैं ना, जब रियल वर्ल्ड डेटा को देते हैं तो वो काम सही से नहीं करते. ठीक है. या फिर ट्रेनिंग हम कम किए हैं लेकिन वो अच्छे से काम कर रहा है, ये भी हो सकता है. या कभी कम डेटा पे ट्रेन कर देते हैं या ज्यादा डेटा पे ट्रेन कर देते हैं, तो इस सब कारण से क्या ओवरफिटिंग प्रॉब्लम आता है. नेक्स्ट देखो, स्मॉल चेंज इन डेटा. अब डेटा में कुछ हम चेंज करते पार्ट में तो स्ट्रक्चर खराब होगा कि नहीं होगा, होगा या नहीं होगा. तो ट्री स्ट्रक्चर आपका क्या होगा, गड़बड़ हो जाए. कोई नया डेटा ऐड कर दिया या कोई हटा दिया तो फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा. कोई नया कॉलम को ऐड किया या हटा दिया प्रॉपर्टीज में. ठीक है. ट्रेनिंग टाइम रिलेटिवली हाई. हाँ, यहाँ पे ट्रेनिंग की बात करते हैं, इसमें मॉडल को ट्रेन करने के लिए तो थोड़ा ज्यादा समय लगता है बाकी एल्गोरिथम्स. यही आपका क्या है, डिसएडवांटेज. क्या है, याद रहेगा. ये तो अभी थ्योरेटिकल कांसेप्ट में डिस्कस किया ना, इस चीज को हम देखेंगे